बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट 2 का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, कोई मसला दरपेश हो बायोलॉजी रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड, उस मसले को कैसे हल करते हैं उसको आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब क्योंकि बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, तो साइंस में आप कोई भी प्रॉब्लम जो साइंटिफिक होता है उसको पहले हल करते हैं। उस मेथड को जिसमें किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को, किसी मसले को सोल्व किया जाए, उसको क्या नाम देते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब कोई भी मेथड जो बायोलॉजी रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड है, उस मसले को हल करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड हम अप्लाई करेंगे उसको क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। यानी बायोलॉजिकल मेथड में किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड किस मसले को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। वो अप्रोच जिसको यूज करके किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाता है, उसको हल किया जाता है, उसको क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसकी मिसाल 1-2 साल पहले पूरी दुनिया में आपने देखा एक वबा फूट पड़ी थी। कौन सी वबा थी, कोरोना वायरस कोविड-19। उसकी वजह से पूरी दुनिया क्या हो गई, परेशान हो गई। शुरू में उसका कोई इलाज नहीं था, लोग ज्यादा परेशान थे। तो ये अब इशू था जिसमें लोग क्या होते थे, बीमार होते थे, कैजुअलिटीज होती थी। तो जिसकी वजह से एक बायोलॉजिकल मसला दुनिया के सामने आया। अब उस मसले को साइंसदानों ने, दुनिया के साइंसदान मिल बैठे, एक बायोलॉजिकल मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया, करके उस मसले का क्या किया, हल बताया। उसके लिए वैक्सीन्स डिस्कवर हुए और आज अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में कोरोना की कोई इस तरह वबा नहीं है। तो इसी तरह कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आता है तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। उस स्ट्रेटेजी को क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड क्योंकि साइंटिफिक मेथड है, एक प्रॉपर वे में ये नॉलेज हासिल की जाती है या किसी मसले का हल बताया जाता है। तो जो बायोलॉजिकल मेथड है वो भी मुख्तलिफ स्टेप्स पे क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी बायोलॉजिकल जो मसला है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जो कोरोना की बीमारी है ये है किस वजह से, ये मसला है कि नहीं है। बीमार होते हैं, बीमारियां पहले भी बहुत सारी मौजूद हैं, अब ये जो बीमारी है ये उनसे फर्क किस तरह है, और इसमें मुख्तलिफ दवाइयाँ जो पहले से बीमारियों के खिलाफ यूज होते थे वो मौसर क्यों नहीं है। तो मसला, कोई नया मसला आइडेंटिफाई हो तो कोई भी बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशंस एंड आइडेंटिफिकेशंस दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप है होता है बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप होता है ड्राइंग डिडक्शंस। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट और छठा स्टेप होता है इन्फेरिंग रिजल्ट्स। तो ये सारे क्या है, 6 स्टेप्स हैं जिन पे किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो इनको आपने देखना है। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई मसला होता है जो या तो क्या होता है, साइंसदान खुद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सोचते हैं कि ये एक मसला क्रिएट हुआ है, या दूसरे लोग उस मसले के बारे में उनसे सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, सामने आता है, जो साइंटिस्ट के खुद अपने ज़हन में आता है या उस साइंटिस्ट से दूसरे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से कोई मसला क्रिएट हो तो उस मसले की आइडेंटिफिकेशन, उसके रिकॉग्निशन के बाद ही बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा, स्टार्ट होगा। जिस तरह आपकी बुक में मिसाल दी है, मिसाल वो मिसाल है मलेरिया की। किसकी, मलेरिया। तो 19वीं सदी में और उससे पहले मलेरिया की जो बीमारी थी वो दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी थी। लाखों लोग इससे क्या होते थे, उनकी अमवात होती थी, इसका कोई इलाज नहीं था। ये भी नहीं पता था कि बीमारी होती किस वजह से है। इसमें 98.6 इस डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार होता था। उनके जिस्म के ऊपर एक क्या होती है, बुखार की वजह से एक चिल होती थी,
उसके बाद उनके नाजिया, पेट में मरोड़ के साथ दर्द होता था और ये वक्फे से ये बुखार उनको होता था, तो उस बीमारी को क्या नाम देते हैं? मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया किस वजह से होती है? ये पहला मसला था साइंसदानों को कि ये बीमारी होती किस वजह से है, किस वजह से बाज़ लोग मलेरिया का शिकार होते हैं, बाज़ लोग नहीं होते। तो ये एक मसला था साइंसदानों के सामने कि मलेरिया की बीमारी किस वजह से फैलती है, किस वजह से होती है। तो ये क्या था? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो बायोलॉजिकल जो मेथड होता है वो स्टार्ट होता है किससे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन होता है जो साइंसदान के खुद अपने जहन में आता है या उससे कोई दूसरा पूछता है, तो उस क्वेश्चन से क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड की इब्तिदा होती है। उसके बाद दूसरा है स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरे स्टेप में उसके बारे में क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन की जाती है उन ऑब्जर्वेशंस की। मसलन ऑब्जर्वेशन इंसान यूजुअली अपने 5 सेंसेस से लेता है। किससे लेता है? 5 सेंसेस से। आंख से देख के, नाक से सूंघ के, ज़बान से चख के, कान से सुन के या अपने स्किन से, हाथों से टच करके। तो अपने 5 सेंसेस को इंसान यूज करके क्या करता है? ऑब्जर्वेशंस लेता है उनके बारे में कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, स्मेल इसकी क्या है, टेस्ट इसका क्या है, साउंड इसकी क्या है। तो अपने 5 सेंसेस को यूज करके इंसान क्या करता है? ऑब्जर्वेशंस लेता है। ऑब्जर्वेशंस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को नाम देते हैं क्वालिटेटिव, क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। और दूसरी टाइप होती है ऑब्जर्वेशंस की क्वांटिटेटिव। तो जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को क्या नाम देते हैं? क्वालिटेटिव, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के हिसाब से वो कैसी है, उसकी खुसूसियात कैसी है, तो उसको क्या नाम देते हैं? क्वालिटेटिव। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, अमाउंट, मिकदार के हिसाब से वो ऑब्जर्वेशंस कैसी है, अमाउंट बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, तो उसको क्या नाम देते हैं? क्वांटिटेटिव। 2 तरह के ऑब्जर्वेशन, एक क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी के बारे में ऑब्जर्वेशंस लेंगे। दूसरी क्या होती है? क्वांटिटेटिव। मतलब क्वालिटी के बारे में आप 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, आइस और दूसरा क्या है? स्टील। 2 चीजें हैं, एक क्या है? आइस, दूसरी स्टील। आप कहते हैं आइस इज कोल्ड, आइस क्या होती है? ठंडी होती है, स्टील इज हॉट, स्टील क्या होता है? गर्म होता है। तो ये जो आपने उसकी क्वालिटी बताई आइस की कि आइस इज कोल्ड, स्टील इज हॉट, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस आपने ली इसको क्वालिटेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव। और दूसरी टाइप की ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव, आप कहेंगे कि आइस का जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टील इज हॉट बिकॉज़ इट्स टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने वही बात किस फॉर्म में बता दी? क्वांटिटी की फॉर्म में। आपने वैल्यूज की फॉर्म में उसको बता दी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ आइस। तो 0 डिग्री कहेंगे तो हर कोई इस सब पे जानेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द कोल्ड टेम्परेचर। इसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहेंगे कि इट इज ए हाई टेम्परेचर, अ हॉट टेम्परेचर। तो आप पहले ऑब्जर्वेशन देते हैं अपने 5 सेंसेस की मदद से। और ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद 2 टाइप्स होती है ऑब्जर्वेशंस की, एक क्या है? क्वालिटेटिव, दूसरी क्या है? क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी बताते हैं, मतलब आइस इज कोल्ड, स्टील इज हॉट। और क्वांटिटेटिव में आप क्या बताते हैं? वैल्यूज बताते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील। तो ये वैल्यू बताते हैं। और साइंसदान यूजुअली जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन उनको ज्यादा क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। इसको प्रेफर करते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को। क्यों? एक तो ये उनको किस फॉर्म में आती है? वैल्यूज की फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है? वैल्यूज की फॉर्म में। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट वैल्यू है, ठंडा गर्म, तो वो कितना ठंडा कितना गर्म वो उसमें इश्यू आएगा। मतलब आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी ले लें और आप क्या ले लें? 70 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो 50 सेंटीग्रेड क्या है? वो ठंडा है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड वो क्या है? गर्म है। लेकिन आपका अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप एग्जैक्ट उस वैल्यू को आप समझ सकेंगे कि आइस का ठंडा है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा है, स्टीम अगर हॉट है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट है। एक तो आपके पास सामने क्या आती है? वैल्यूज आती है। और दूसरे ये क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से इनको क्या किया जाता है? ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप है किसका? बायोलॉजिकल मेथड का, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद
उस प्रॉब्लम के बारे में जितने ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं उनको स्टडी करते हैं और नए ऑब्जर्वेशंस उनके बारे में साइंसदान हासिल करने की कोशिश करते हैं। अपने 5 सेंसेस को यूज करके ऑब्जर्वेशंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी बताता है, क्वांटिटेटिव उसकी वैल्यूज क्वांटिटी बताता है, और क्वालिटेटिव को प्रेफर करते हैं और क्वांटिटेटिव को प्रेफर करते हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब पहले जो मसला हमने दिया मलेरिया के केस में वो ये है कि मलेरिया की बीमारी होती किस वजह से है, किस वजह से मलेरिया की बीमारी होती है, तो ये प्रॉब्लम था। अब इसके बारे में मुख्तलिफ साइंस लोगों ने क्या की, उस वक्त ऑब्जर्वेशंस ले ली। क्या ले ली? ऑब्जर्वेशंस ले ली। तो एक ऑब्जर्वेशन उनमें से क्या थी कि जो मलेरिया है इसका एक लिंक था विद मार्शी एरियाज। किसके साथ? मार्शी एरियाज के साथ, यानी वो जगह जहां क्या होता है पानी खड़ा रहता है काफी देर तक, उस एरिया को क्या कहेंगे? मार्शी एरियाज, वेट जमीनें। मसलन हमारे यहाँ दरियाओं के पास आप जाके देखें तो वहां पानी आके काफी अच्छे तक क्या होता है रुका रहता है, वो जमीन हमेशा वहां पानी होता है, खड़ा हुआ पानी। तो उन एरियाज को क्या नाम देते हैं? मार्शी एरियाज। क्या कहेंगे? मार्शी एरियाज। तो मलेरिया और उन एरियाज में, उन इलाकों में जहां पानी क्या होता था, रुका हुआ पानी होता था, तो उन एरियाज में क्या होता था, मलेरिया की बीमारी क्या होती थी? ज्यादा होती थी। एक जो दूसरी ऑब्जर्वेशन इस मलेरिया के बारे में ली कि ये जो एरिया मार्शी एरियाज में क्या होता था, मलेरिया होता था, और उस वक्त एक दवाई यूज होती थी क्यूडीन। क्या यूज होती थी? क्यूडीन एक जड़ी बूटी थी या एक देसी क्या थी, इलाज दवाई थी। तो इस क्यूडीन का लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो उस बीमारी के खिलाफ क्या था? इफेक्टिव होता था। वो इस बीमारी में क्या करता था, काफी हद तक उसका इलाज कर देता था, बता देता था। तो ये क्या थी? दूसरी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट मलेरिया। उसके बाद जो तीसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? बास वॉलंटियर्स ने उस पानी को, जो रुका हुआ पानी होता था, अच्छा उसको आप गंदा पानी कहते हैं, तो बास ने उस पानी को क्या किया जो मार्शी एरिया में पानी था, तो उस पानी को उन्होंने पीने के बाद जब देखा तो पानी की वजह से उनमें कोई मलेरिया की बीमारी नहीं हुई। अब एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ले ली कि यहाँ पानी मार्शी एरियाज मौजूद है, इन मार्शी एरियाज में क्या होता है? पानी है, गंदा पानी। तो हो सकता है इस गंदे पानी के अंदर कोई चीज हो जिसकी वजह से क्या हो? मलेरिया हो। लेकिन जब उन्होंने उस पानी को क्या किया? पी लिया, तो उस पानी की वजह से उनमें कोई बीमारी प्रोड्यूस नहीं हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन ले ली। और उसके बाद चौथी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली कि प्लाज्मोडियम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है। इस प्लाज्मोडियम का एक लिंक है किसके साथ? मलेरिया के साथ। इसके साथ लिंक है मलेरिया के साथ, प्लाज्मोडियम का। यानी कोई जो ऑर्गेनिज्म बीमार होते हैं तो उनका लिंक किसके साथ है? प्लाज्मोडियम के साथ। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के बारे में उन्होंने उस जमाने के लोगों ने ले लिए। वो कौन कौन से थे? मलेरिया और मार्शी एरियाज का एक क्या था? आपस में लिंक था, ताल्लुक था। क्विनीन एक ड्रग उस वक्त इस्तेमाल होता था, वो इफेक्टिव था किसके मुकाबले में? किसके खिलाफ? मलेरिया के खिलाफ। इस दवाई का इलाज करते थे तो मलेरिया के लोग क्या होते थे? ठीक होते थे। उस पानी को जो मार्शी एरिया में था, उस पानी को पीने से उससे मलेरिया नहीं होता था। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक क्या होता था? मलेरिया के साथ लिंक था। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो मलेरिया जो लोग थे, जो मलेरिया के मरीज थे, उनके खून में क्या किया? मलेरिया पाया गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस ले लिए इसके बारे में, मलेरिया के बारे में। तो ये दूसरा स्टेप क्या हुआ? यहाँ के कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है दैट इज बिल्डिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के साइंसदान क्या करते हैं? हाइपोथेसिस देते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। तीसरा स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का क्या होता है? हाइपोथेसिस देना उस प्रॉब्लम के बारे में। अब हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव आइडिया है, यानी जो एक ऐसा आइडिया है जिसको आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और वो आइडिया उसका आंसर बता सकता है उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का कोई हल हो सकता है। ऐसा कोई आइडिया देते हैं साइंसदान, उस आइडिया को क्या नाम देते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस।
यानी साइंसदान कोई टेंटेटिव आइडिया देंगे जिसको आप प्रूव कर सकते हैं साइंसदान कि हाँ ये असल वजह है किसकी, मलेरिया की, और उस टेंटेटिव आइडिया को जो आता है सामने, उन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के उसको क्या नाम देते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस की कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो क्या होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक नहीं, किसी चीज को स्पेसिफाई ना करें, जनरल एक बात करें, जनरल एक आइडिया दे दें उसके बारे में। तो उस हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है उससे क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा भी हमने कहा वो टेंटेटिव होना चाहिए, यानी टेंटेटिव का मतलब वो क्या हो, कपल एक फाइनल हल ना बता दे, एक हल तो बताए लेकिन हो सकता है कि वो हल ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसा कोई आइडिया होना चाहिए। उसके बाद उसको क्या होना चाहिए, जो आपके ऑब्जर्वेशन है जिनको आपने दिया है उनसे वो एग्री भी करना चाहिए, उनके साथ कोई ऐसा ना हो कि ऑब्जर्वेशन कोई और बता रहे हैं और आप हाइपोथेसिस कुछ और दे दें, बिल्कुल उनमें कोई लीक ना हो, ऐसा ना होना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं उनका और उस हाइपोथेसिस पे क्या होना चाहिए, एक लीक होना चाहिए। और तीसरा उसको आप क्या कर सके, टेस्ट कर सके, ऐसा कोई आइडिया हो जो आपको आगे टेस्ट कर सके, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सके, उसको टेस्ट कर सके कि हाँ ये सही है या गलत है, सही हो तो ठीक, गलत हो तो ये भी मुमकिन हो कि वो फाल्सिफाई हो, यानी वो गलत भी साबित हो सके। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने क्या करना है, देना है, और वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेंटेटिव आइडिया, जो जनरल आइडिया देते हैं किसी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको क्या नाम देते हैं, हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस को जनरल होना चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होनी चाहिए, एग्री करना चाहिए ऑब्जर्वेशन से, और वो टेस्टेबल होना चाहिए, उसमें फॉल्स होने के चांस भी मौजूद होने चाहिए। तो उस स्टेटमेंट को आप क्या नाम देंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। अब इस केस में इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के जो हाइपोथेसिस दी साइंसदानों ने मलेरिया के केस में कि क्यों मलेरिया फैलती है, तो उन्होंने क्या कहा, जो चौथी ऑब्जर्वेशंस दी थी उन्होंने उसको सामने रख के कहा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया की जो काज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या उसकी क्या वजह है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये जो स्टेटमेंट दी, इस स्टेटमेंट को आप क्या नाम देंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। यानी एक जनरल स्टेटमेंट दी, हो सकता है प्लाज्मोडियम उसकी वजह हो सकता है वजह ना हो, एक जनरल आइडिया है कि प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया की वजह है। तो इस स्टेटमेंट को आप क्या नाम देंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, उस हाइपोथेसिस से आप ड्रा करते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिडक्शन का। तो डिडक्शन क्या करता है, इफ ए देन लॉजिक पे बेस करता है। क्या कर, किस पे बेस करेगा, इफ ए देन लॉजिक पे बेस करेगा, और उसको आगे आपने एक्सपेरिमेंट में उसको आपने क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, डिडक्शन कहेंगे। जो हमेशा हाइपोथेसिस की कोई लॉजिकल कंसीक्वेंस होगी, क्या होती है, डिडक्शन हमेशा हाइपोथेसिस की क्या होती है, लॉजिकल कंसीक्वेंस। यानी हाइपोथेसिस आपने एक बात दी तो उससे एक कंसीक्वेंस निकलेगा, उसका एक नतीजा निकलेगा, कोई रिजल्ट आएगा, उससे कोई लॉजिकल होगा, लॉजिकल थिंकिंग से वो नतीजा निकलेगा। तो उस लॉजिकल कंसीक्वेंस किसी भी हाइपोथेसिस के, उसको क्या नाम देते हैं, डिडक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, हाइपोथेसिस से उसको क्या करते हैं, यूज देते हैं, और वो क्या होता है, हाइपोथेसिस का लॉजिकल कंसीक्वेंस होता है, उसको क्या नाम देते हैं, डिडक्शन। ये किस पे बेस करता है, इफ एंड देन लॉजिक पे बेस करता है। किस पे बेस करेगा, इफ एंड देन लॉजिक। मतलब अब इफ, अब इसी हाइपोथेसिस से वो ड्राइव होगा। हाइपोथेसिस आपका क्या था, प्लाज्मोडियम इज बिकॉज ऑफ मलेरिया। तो आपने क्या करना होगा, इसके शुरू में इफ लगाएंगे, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, दूसरा पार्ट देन। अब ये उसका क्या होगा, लॉजिकल कंसीक्वेंस होगा, उसका क्या होगा, कंसीक्वेंस हाइपोथेसिस का, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब डिडक्शन जो आप देंगे वो क्या होगा, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन एवरी मलेरियल पेशेंट या पेशेंट ऑफ मलेरिया
that every malarial patient should have Plasmodium in their blood. अब ये इसका क्या होगा, लॉजिकल कंसीक्वेंस होगा। तो इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो हाइपोथेसिस क्या डिसाइड करते हैं, मलेरिया किस वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो फिर उसके बाद आपके पास जो डिरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की काज है तो हर वो मलेरिया का मरीज उसके फूड के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये क्या था डिडक्शन। 3 स्टेप, 2 स्टेप इसके बाद रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे मलेरिया के लोगों का ब्लड लेंगे, उनमें देखेंगे कि प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं। अगर उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है तो ये हाइपोथेसिस क्या होगा, ठीक होगा। अगर नहीं है तो हाइपोथेसिस क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद फिर इस रिजल्ट को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको इन्फर करते हैं, उस रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में लेके आते हैं। तो ये 2 स्टेप्स इसको इंशाल्लाह कल कंप्लीट करके पूरा जो साइंटिफिक मेथड। तो आज आपने क्या कहा, सबसे पहला स्टेप क्या है, बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं, वो मेथड जिसमें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, हल किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ये मुख्तलिफ क्या होता है, स्टेप से मुश्तमिल होता है। कितने स्टेप्स हैं, 6 बेस स्टेप्स हैं। कौन कौन से, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन दिए जाते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है, उसके बाद उससे डिडक्शंस दिए जाते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है और लास्ट में रिजल्ट्स को क्या किया जाता है, इन्फर किया जाता है। थैंक यू। यहाँ तक टॉपिक यहाँ तक इसको रखते हैं, कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।